हेलो गाइस, आज हम यू आर मिस सर्वेंट एपिसोड 12 को एक्सप्लेन करेंगे। एपिसोड की शुरुआत में हमें यूकी और नाका को दिखाया जाता है। यूकी नाका को बताती है कि आज हितोयोशी का बर्थडे है। नाका मुस्कुराते हुए कहती है कि ये तो बहुत बढ़िया बात है। इमेजिन करो कि तुम दोनों अकेले एक साथ नाइट व्यू को एंजॉय करो और साथ ही में तुम उसे उसका बर्थडे गिफ्ट भी दोगे। यूकी कहती है मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उसे क्या दूं। नाका उससे पूछती है हितोयोशी को क्या पसंद है। यूकी थोड़ा सा सोचकर बताती है शायद कासुदा स्टोर का टोनकात्सु। नाका कहती है पर गिफ्ट के तौर पर इसका इतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। यूकी तो बड़ी अजीब ही लड़की है, जिसका बर्थडे होता है उसका मनपसंद गिफ्ट दिया जाता है, लेकिन ये तो अपनी पसंद की चीज दे रही है। कहीं इसका स्क्रू ढीला तो नहीं है। नाका कहती है इसका ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हितोयोशी के पास बहुत सारे कैरेक्टर मॉडल के टॉयज है। इसके बाद हमें मॉल का सीन दिखाया जाता है। फिर हम देखते हैं वो दोनों टॉय खरीदने आ जाते हैं। यूकी बताती है उसके सेल के ऊपर बहुत सारे हीरो फिगर्स रखे हुए थे, उसे ये काफी ज्यादा पसंद होगा। नाका कहती पर उसे कौन सा हीरो सबसे ज्यादा पसंद होगा। इसके बाद यूकी की नजर इस टॉय पे जाती है। यूकी बताती है कि मैंने यही तो उसके कमरे में देखा था। नाका उसे बताती है कि ये तो कैप्सूल टॉय है। वो कहती है अगर तुम्हें ये वाला कैरेक्टर चाहिए तो तुम्हें तब तक 300 यन खर्च करना पड़ेंगे, तब तक ये निकल नहीं जाता। यूकी 6 बार ट्राई मारती है लेकिन 6 में से उसका एक बार भी नहीं निकलता। लगता है यूकी के बहुत सारे पैसे लगने वाले हैं। पैसा ही पैसा होगा। फिर हम देखते हैं वो रोने लग जाती है। वो रोते रोते कहती है कि मैं तो उन्हें गिफ्ट देने के लायक भी नहीं हूँ। एक आदमी यूकी के पास आता है, उससे कहता है क्या मैं तुम्हें एक स्पेल सिखाऊं। तुम उसका यूज तभी कर सकते हो जब तुम्हें वो चीज चाहिए। और हाँ, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, ये तो उसी के डैड है। उसके डैड कहते हैं अपने आंसू को दूर भगाओ। ये मशीन है बुराई का प्रतीक है जो कि कमजोर लोगों को अपना शिकार बनाती है। और वो दोनों भी उसकी अजीब सी बातें सुन रहे होते हैं। वो जोश में कहते हैं कि तुम हैंडल को इस तरह खींचो जैसा कि तुम किसी को मार रहे हो जो तुम चाहते हो उसे पाने के लिए। उसकी बात सुनकर तो उसमें भी जोश आ जाता है, लेकिन यूकी तो कुछ ज्यादा ही सीरियस हो जाती है। यूकी को देखकर इन दोनों का हाल बेहाल हो जाता है और वो कहता है कि इसकी मारने की इच्छा तो जबरदस्त है। फिर यूकी कैप्सूल को ओपन करती है, वो देखते ही उसे वो चीज मिल जाती है। फिर हम देखते हैं यूकी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और नागा के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो कहती है ये काम कर गया। फिर हम देखते हैं वो जाने लगते हैं। इसके बाद यूकी उनका शुक्रिया अदा करती है। डैड कहते हैं कोई बात नहीं, मैं तो अपने बेटे को भी यही बात कहता था। वो कहते हैं मुझे तुम्हारी मदद करके काफी ज्यादा खुशी हुई। इतना कहने के बाद वो चले जाते हैं। इसके बाद हमें हितोयोशी के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रिको उसे उठा रही होती है। रिको कहती है कि नाश्ते का टाइम हो चुका है और वह कहती है कि तुम आखिरकार कितने समय तक यहाँ पे सोते रहोगे। हितोयोशी कहता है कि नए साल का श्राइन विजिट का क्या हुआ। रिको कहती है कि तुम इसकी चिंता मत करो। रिको बताती है कि डैड किसी भी वक्त यहाँ पर आते होंगे। हितोयोशी की नजर यूकी के रखे हुए पेपर पर जाती है। वह रिको से कहता है क्या यूकी घर में नहीं है, और वो कहता है कि मैंने उसे डैड के बारे में नहीं बताया। रिको कहती है तुमने उसे क्यों नहीं बताया, तुम दोनों तो साथ में रहते थे और तुम तो उसे कभी भी बता सकते थे। हितोयोशी कहता है अगर कोई तुम्हारे करीब है तो उसका मतलब ये नहीं कि तुम उसके साथ किसी के बारे में ही बात कर सकते हो। यहाँ तक कि मैं तो अपनी मॉम से पूछ भी नहीं पाया कि आखिरकार वो घर से क्यों जा रही है। मैं तो डैड से ये भी नहीं पूछ सका कि आखिरकार उन्होंने ऐसा क्यों किया, और यह पहली बार था मुझे उनसे डर लगा था। इसके बाद डैड अपने काम के लिए फौरन चले गए और वो मेरे लिए कभी कभी घर आते थे और वो मेरे लिए एक बेबी सीटर छोड़ के गए थे। मैं खुद से ये भी नहीं पूछ सकता कि मैं अकेले क्यों रहता हूँ। उस दिन मैंने उनकी आंखों में गुस्सा देखा था। मैं इस बात से डरता हूँ कि यूकी को देखकर उनका रिएक्शन कैसा होगा। इसके बाद हम देखते हैं उसके फोन में नाका का मैसेज आता है। उसमें लिखा था कि हमने श्राइन में बहुत मजे किए और मैं अभी अभी यूकी से अलग हुई हूँ। इसके बाद हम देखते हैं यूकी भी घर आ जाती है, लेकिन यूकी तो अलग सा ही फेस बनाती है। यूकी बताती है कि हमने श्राइन में बहुत मजे किए। रिको कहती है तुम्हारी आंखें तो बहुत सूजी हुई है। रिको कहती है क्या कुछ हुआ है क्या, लेकिन यूकी उसे मना कर देती है और वो कपड़े चेंज करने के लिए चली जाती है। हितोयोशी कहता है मेरे डैड यहाँ पर आने वाले हैं, लेकिन मैंने उन्हें ये नहीं बताया कि तुम एक असासियन हो और ये भी नहीं बताया कि तुम एक मेड कॉस्ट्यूम बहन हो। लेकिन उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो कहता है कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक है। वो सोचता है कि आखिरकार मैं किस बात से इतना घबरा रहा हूँ और मैं उसे छुपाने की कोशिश क्यों कर रहा हूँ। वो तो बस नॉर्मल बनने की कोशिश कर रही है। रिको कहती क्या तुम सीरियस हो। हितोयोशी कहता हाँ, चाहे डैड कुछ भी क्यों ना कहे, मुझे यूकी को प्रोटेक्ट करना है। रिको कहती है तुम तो काफी ज्यादा बड़े हो गए हो। फिर हम देखते हैं वो काफी ज्यादा शर्मा जाता है। इसके बाद वहाँ पे डैड आ जाते हैं। रिको कहती है ये बात तुम्हें यूकी को कहना पड़ेगी। उसके डैड कहते हैं झगड़ना बंद करो, और वो कहते हैं कि तुम दोनों तो पहले जैसे ही हो। डैड को देखकर रिको काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो उन्हें गले लगा लेती है। हितोयोशी कहता है मुझे मेड के बारे में बात करनी है। डैड कहते हैं हाँ, न्यू हाउस कीपर के बारे में।
डैड घर को देखकर कहते हैं ये तो सच में बहुत साफ है। हितोयोशी कहता है कि वो कोई हाउस कीपर नहीं है बल्कि वो एक मेड है। वो उन्हें यूकी के बारे में बताता है लेकिन यूकी नीचे आ जाती है। डैड अपने मन में कहते हैं कहीं ऐसा सीएन तो नहीं है। यूकी उन्हें देखकर कहती है आप तो वही हो ना जिससे मैं पहले मिली थी। उसके डैड कहते हैं कहीं तुम सू तो नहीं हो। इसके बाद हम देखते हैं वो सब एक साथ बैठे होते हैं। सबसे पहले यूकी थैंक यू कहती है डैड को। रिको कहती है कि आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो। डैड कहते तुमने पहली बार हमरू के लिए काम करना कब शुरू किया था। यूकी बताती है कि वो 3 साल पहले मेरे मास्टर बने थे। डैड कहते हैं उन्होंने मुझे एक मेड के बारे में बताया था जो कि असिस्टेंट थी, लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम इतनी ब्यूटीफुल होगी। रिको बताती है कि यूकी हर एंगल से परफेक्ट है। हितोयोशी अपने मन में सोच रहा था कि मैं अपने डैड को यूकी के बारे में कैसे बताऊं। डैड कहते कि जब मैं आखिरी बार हमरू से मिला था उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूं कि एक लड़की है जिसे तुम अपने पास रखो। हितोयोशी उनकी बातें सुनकर कहता है कि लगता है मैं इनके लिए एक स्ट्रेंजर हूँ। यहाँ पे फिर से उसे अकेलापन का एहसास होता है। रिको कहती है कि आपको पहले से ही पता था कि वो एक असेसियन है तो इसीलिए आपने उसे यहाँ पे रहने की इजाज़त दे दी है। उसके डैड कहते उस वक्त हमरो जिंदा थे, मुझे नहीं लगा था कि वो इस बात को सीरियसली कहेंगे। वो दोनों बहुत सारी बातचीत करते इस पे हितोयोशी कहता है कि डैड हमेशा से ऐसे ही थे, वो कोई सी भी बात को छुपाना चाहते हैं या फिर ना बताना चाहते हैं, वो ऐसे ही मजाक करके उस बात को टाल देते हैं। डैड रिको से कहते हैं चलो अब तुम्हें घर छोड़ने का टाइम आ चुका है। रिको कहती है पर इतनी जल्दी। डैड कहते हैं मुझे तुम्हारी मॉम से भी तो बात करनी है। रिको कहती है तुम्हें याद है ना आज भाई का बर्थडे है। डैड कहते हैं यहाँ पर उसे सेलिब्रेट करना पसंद नहीं है। वो उसे बर्थडे विश करते हैं, साथ ही में उसे बर्थडे का गिफ्ट भी देते हैं और वह कहते हैं ये तुम्हारी मॉम और मेरी तरफ से है। हितोयोशी कहता है मुझे उनसे कुछ कहना था पर क्या मैं ये उनसे कभी नहीं कह पाऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं वो दोनों टैक्सी में बैठ जाते हैं और रिको से बाय कर रही होती है। हितोयोशी हिम्मत करके अपने डैड से कहता है, वो कहता है क्या यूकी यहाँ पर रह सकती है। उसके डैड उसे घूरते और कहते तुम क्या चाहते हो। अगले पल हम देखते हैं यूकी भी बाहर आ जाती है। हितोयोशी कहता है मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ पर ही रहे। डैड हंसते हुए कहते हैं कि अब तुम 16 साल के हो चुके हो, जैसा तुम चाहो वैसा तुम कर सकते हो। और वो कहते हैं मैं तुम्हारी मॉम को इसके बारे में समझा दूंगा। और इसके बाद वो चले जाते हैं। हितोयोशी अपने मन में सोचता है कि मैं पहली बार अपने मन की बात उन्हें बता पाया। और पीछे यूकी तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है। इसके बाद उसे डैड का कॉल आता है। वो कहते हैं कि मुझे यूकी से बात करनी है। डैड कहते हैं मुझे माफ़ करना कि मैं हितोयोशी के सामने ये बात नहीं कह पाया। वो कहते हैं क्या तुम इस सिचुएशन में अनसेटिस्फाई हो। यूकी कहती है नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वह कहती है हितोयोशी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। उसके डैड कहते हैं लगता है वो बदल चुका है या फिर वो बदलाव की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है ऐसा इसलिए हो पाया है क्योंकि तुम उसके साथ हो। और वो कहते हैं तुम्हारा थैंक यू और साथ ही में उसका ख्याल भी रखना। इसके बाद वो फ़ोन रख देते हैं। यूकी कहती है क्या तुम मेरे साथ नाइट व्यू देखना चाहोगे। इसके बाद हम देखते हैं वो हाँ कह देता है। ये सुनकर यूकी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर हम देखते हैं वो उसे छत पे ले जाती है। हितोयोशी कहता है तुम ये सब क्यों कर रही हो। फिर हम देखते हैं यूकी हितोयोशी को बर्थडे गिफ्ट देती है। जैसे ही वो उसे देने के लिए आगे करती है लेकिन उसका टॉय पूरी तरह से टूट चुका था। इसके बाद तो वह इमोशनल हो जाती है। वो कहती है मैं तो बस तुम्हें ये देना चाहती थी। वो उसका गिफ्ट लेकर कहता मैं तो इसे गलती समझ रहा था। हितोयोशी उसे बताता है कि एक एनिमे कैरेक्टर है और ये मेरे बचपन में बहुत ही ज़्यादा फेमस भी हुआ था। मैं इसे पाने के लिए अपने डैड से जिद भी किया करता था। 10 साल तक उनसे दूर अकेले रहने के बाद मैं ये नहीं चाहता कि ऐसा तुम्हारे साथ भी हो। अगर तुम यहाँ पर अपना फैमिली ढूंढने आए हो तो मैं तुम्हारे लिए यही बनना चाहता हूँ, कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ तुम अपना दुख भरा और खुशी भरा पलों को बांट सको। और वो कहता है क्या तुम मेरी फैमिली बनोगी। ये सुनकर वो हैरान हो जाती है और अपनी फैमिली को याद करती है। और हितोयोशी तो काफ़ी ज़्यादा शर्मा रहा होता है। फिर हम देखते हैं यूकी को जो कि रोने ही लग जाती है। हितोयोशी कहता है क्या मैंने कुछ गलत कह दिया। यूकी कहती है कितना अजीब है, आंसू तो खुशी के समय भी बहता है। वो कहती है मैं तुम्हारी फैमिली बनना पसंद करूंगी। यूकी कहती है क्या ये मेरे जैसे लोगों के लिए हो सकता है। हितोयोशी कहता है हाँ बिल्कुल, असल में ये सिर्फ तुम हो सकती हो। हितोयोशी कहता है हाँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ यूकी। यूकी कहती है हाँ और वो कहती है मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये सुनकर तो वो रोने लग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं वो अपने रूम में आ जाता है। वो रोते हुए कहता है कि मैं उसे खुश रखने की कोशिश करूँगा। इसके बाद हम देखते हैं यूकी को जो कि सब्जी काट रही होती है। और इसी के साथ ये वाला सीज़न कंप्लीट हो जाता है और साथ ही में ये वाला एपिसोड भी।